हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। बात करने वाला हूं आपसे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। और आज है पार्ट 3। ओके, चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है सर आइजैक न्यूटन से रिलेटेड कुछ बातें कि इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 1642 में, और जो इनकी डेथ हुई और ये हेवन गए वो हुआ था 1727 में। ओके, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए 3, जो कि क्रेडिट किसका है, किसको जाता है, न्यूटन को जाता है। और उन्हें पब्लिश किया गया 1687 में। ओके, तो देखो गति का प्रथम नियम क्या होता है। तो यहाँ पर दिख रही होंगी आपको बहुत सारी बसेस। ओके, अगर आप एक नॉर्मल फिनोमिनन से सोचिए, एक नॉर्मल दृष्टिकोण से सोचिए और एक नॉर्मल घटना के तौर पर सोचिए इसको, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर इन वस्तुओं पर कोई भी बल ना लगाया जाए, ठीक है, इन पर कोई भी फिजिकल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो क्या होगा कि वस्तु जिस अवस्था में है, अगर ये विराम में खड़ी है तो ये क्या होगा, विराम में ही रहेंगी। अगर इन पर कोई बल नहीं लगता है। ध्यान रखिए, वो बल किस तरह का हो सकता है। वो बल इसके इंजन का बल हो सकता है, ठीक है। वो बल किसी व्हीकल द्वारा, किसी वाहन द्वारा पुश या पुल हो सकता है। ओके, वो आपके द्वारा लगाया गया धक्का हो सकता है, बस पर या कार पर, जिस पर भी। ओके, वो गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है अगर वो किसी ढाल पर खड़ी है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी बल आपके वस्तुओं पर नहीं लगता है तो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी, ठीक है। अगर मैं पार्टिकुलर इस रूल को नाम दूं याद रखने के लिए, या एक और तरीके से, तो मैं इसको नाम दूंगा लेजीनेस रूल। अब लेजी क्या होता है कि आलसी, मतलब जिस तरह वो हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो इस रूल को हम लोग लेजीनेस रूल भी बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। ओके, तो देखो यहाँ पर है बोट, बोट के साथ भी सेम प्रिंसिपल आपका क्या होगा, लागू होगा। तो इस नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और इसे हम लोग गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व के बारे में हमें बताया हुआ था गैलीलियो ने। ओके, इसी वजह से हम इस नियम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब गति का द्वितीय नियम क्या होता है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस वस्तु पर लगाए गए क्या होता है, बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन इससे एक रूल निकल के आता है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। कहां से आएगा देख लीजिए। देखो कि आपने मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, जो कि है m द्रव्यमान की, ठीक है, और वो प्रारंभ में चल रही थी u वेग से। आपने उस पर F बल लगाया और वो वस्तु चलने लगी आपकी v वेग से, ठीक है। अब देखो वस्तु v वेग से चलने लगी, लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन में लगा होगा कुछ समय। मान लीजिए समय था वो t। संवेग क्या होता है कि वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं संवेग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां तक तो इतना हो गया। अब देखो, जो स्टेटमेंट था उसी पर वापस चलते हैं कि संवेग में परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन से आपका क्या मतलब है। परिवर्तन आपका दोनों ही हो सकता है। परिवर्तन आपका प्लस भी हो सकता है, परिवर्तन आपका माइनस भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है वो जरा देखो। मेरा वजन पहले 50 किलोग्राम था, ठीक है, बाद में 80 किलोग्राम हो गया। तो यहां पर +30 का परिवर्तन हुआ, मेरा वजन बढ़ गया। अच्छा, ये भी तो हो सकता था मैं डाइटिंग पर हूँ, या मुझे प्रॉपर खाना ना मिल रहा हो, मुझे बहुत सारी चिंताएं हो, या कुछ भी जिससे आपका क्या हो सके, वेट कम हो सके। तब क्या होगा, तब ये होगा कि परिवर्तन निगेटिव जाएगा। मान लीजिए मेरा वजन 45 किलो हो गया, तो यहाँ पर परिवर्तन -5 किलोग्राम है। ओके, कर क्या रहा हूं मैं दोनों कंडीशन में। पहले कंडीशन में मैंने 80 से 50 को घटाया, बाद में मैंने 45 से 50 को घटाया, मतलब मैंने बाद वाले से पहले वाले को घटाया, ठीक है, ये बात सही। तो अब देखो यहां पर बाद का संवेग है क्या। मान लीजिए पहले संवेग था P1, जब है वेग U, और जब वेग है V तो संवेग हो गया P2, ठीक है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि संवेग में परिवर्तन होगा P2 माइनस P1, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। दर मतलब होता है टाइम, ओके, अपॉन में हो गया T, और ये समानुपाती होगा आपके F के। ये बात समझ में आई आता। चलिए इरेज कर लेता हूं जरा मैं। ओके, चलो देखो,
अब देखो, बाद में वेग v था, तो संवेग होगा m v, पहले होगा m u, टाइम लगेगा t। ओके, चलो m यहां से क्या कर लेते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉमन कर लेते हैं, तो m कॉमन हो गया, v माइनस यू अपॉन टी हो गया, ठीक है। और v माइनस यू टी v माइनस यू अपॉन टी है जो, उसका मालूम है आपको कि जो गति की प्रथम समीकरण से होता है वो क्या होता है, a होता है। तो f समानुपाती हो गया m a। ओके, ये बात सही। अब देखो, समानुपात हटाएंगे। समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यानी अगर मुझे ज्यादा दूरी तय करनी है तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो मतलब एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज भी बढ़ रही, लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो समय कम लगेगा। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही m जो है ना, द्रव्यमान, वो बल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो हमें बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें ज्यादा त्वरण क्रिएट करना है तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां से देखिए, इस वाले से अगर समय ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा। ये आपका इन्वर्सबली प्रोपोर्शनल है। कैसे इन्वर्सबली प्रोपोर्शनल है, देखो मैं एक, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। मैं बाकी का बोर्ड इरेज कर रहा हूं, ओके। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 10 इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, ठीक है। और मैं 5 की जगह पर, अब देखो इसकी जो तुलना जो है ना, आप इससे करिए। F इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब डेल्टा मतलब परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अपॉन टी से, ठीक है। डेल्टा पी आपका क्या है, 50 है, ठीक है। मैं सर्कल कर देता हूं उसी कलर का, पार्टिकुलर। डेल्टा पी आपका क्या है, 50 है, ठीक है। एफ आपका क्या है, 10 है, ठीक है। और जो टी है आपका वो यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक। अगर मैं अब 5 की जगह पर 10 कर दूं तो 10 की जगह पर 5 रह जाएगा। अगर मैं 5 की जगह पर 20 कर दूं तो 10 की जगह पर 2.5 हो जाएगा। मतलब अगर हम नीचे वाली t की वैल्यू बढ़ाएंगे तो f की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। ये बात समझे। अब समय बढ़ने से बल लगेगा कम, तो हम इसका यूज भी तो कहीं ना कहीं करेंगे। तो देखो यूज कहाँ करते हैं, ये देखिए एक सामने आपको एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है कि खिलाड़ी कैच पकड़ते वक्त हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। अब क्यों खींचता है, वो इसलिए खींचता है ताकि समय जो है बॉल को पकड़ने में वो लगे ज्यादा, और जब टाइम ज्यादा मिलेगा तो हाथों पर जो बॉल द्वारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपका कम होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए। आपकी गाड़ियों में क्या लगाए जाते हैं, सॉकर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, अब देखिए सभी के पास तो प्लेटिना नहीं होती ना कि झटका मना है, लेकिन क्या होगा ना कि आपके जो जो भी आपके जो गड्ढे हैं रोड पर, ओके, थोड़े बहुत कम ज्यादा ऊंचे नीचे, ठीक है। और क्या है, जो ब्रेकर्स हैं तो उनके द्वारा गाड़ियों में लगेंगे झटके, ठीक है। और वो झटके जो है ना वो आपके सॉकर्स के थ्रू ही तो होकर आपके जो मोटरसाइकिल की बॉडी है उसमें आएंगे, और फिर उस बॉडी पर आप बैठे हो तो आपके अंदर आएंगे। लेकिन उनको इसके लिए होकर गुजरना पड़ेगा इन सॉकर्स से, ठीक है। अब जब सॉकर्स से होकर गुजरना पड़ेगा तो इनको टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और टाइम ज्यादा लगने से क्या होगा, जो फोर्स है उन झटकों का वो आप तक क्या होगा, कम पहुंचेगा। बात समझे। चलिए आगे देखिए है गति का तृतीय नियम। तो अभी तक हम लोग दो नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम क्या है कि वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल लगाया नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि संवेग में जो परिवर्तन है अपॉन टाइम, यानी कि दर है जो वो लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती। और इससे एक फार्मूला निकल के आता है F बराबर ma। मतलब अगर हमें दो व्यक्ति झूला झूल रहे हैं, मान लीजिए एक मेरी सिस्टर है एक मेरा भाई है, ओके। तो सिस्टर का मान लीजिए वेट है 40 किलोग्राम, भाई का वेट है 60 या 80 किलोग्राम, ओके। तो क्या होगा, वेट है ज्यादा भाई का, तो हमें उनको झूले पर झुलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और मेरी सिस्टर को जो है पुश करने के लिए झूले को उतना बल लगाना नहीं पड़ेगा, ओके। अब है देखिए गति का तृतीय नियम। कोई भी वस्तु जितना बल लगाती है किसी अन्य वस्तु पर, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, टिट फॉर टैट, ओके। आप मेरे साथ
मुझ पर गुस्सा करोगे मैं भी करूंगा, आप मेरे से प्यार से बात करोगे तो मैं भी करूंगा, ठीक है। सो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप जितना बल लगाओगे मैं भी उतना ही बल लगाऊंगा। और मैंने इस नियम की चर्चा की हुई थी आपके पार्ट 1 में, घर्षण जब मैं बता रहा था, शायद पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, ओके। तो मैं जब घर्षण बता रहा था तो मैंने उसमें बताया हुआ था स्थैतिक घर्षण आपको, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बताया हुआ था कि कोई भी वस्तु जो विरामावस्था में होती है उस पर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर बल लगाना चालू करते हैं उस पर घर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे हम बल बढ़ाते हैं घर्षण बल का भी मान क्या होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो कि एक लड़का जो कि ये जंप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये दौड़ेगा यहां तक, ये यहां तक दौड़ेगा, फिर ये यहां से यहां जंप करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जंप करने के लिए फोर्स कहां लगाएगा, नीचे। हम लोग चलते हैं ना, तो आप कभी भी ध्यान से अपने पैरों को रखकर ऑब्जर्व करिए, आप इस वीडियो को करने के दौरान ही ऑब्जर्व करिए, आप चलने की कोशिश करिए, और आप चलते समय पाओगे कि आप अपने पंजों से जो जमीन है उसको पीछे की ओर क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, थोड़ा सा धक्का देते हो, ओके। फाइनली आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो आप जब पीछे की ओर पुश करते हो जमीन को, तो जमीन भी आपको क्या करती है, आगे की ओर पुश करती है। सेम यहाँ पर, अच्छा मुझे जंप करना है जमीन पर, तो मैं जमीन को पुश करके कूद जाऊंगा, ठीक है, जमीन तो अपनी जगह से हटेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चक्कर अलग है। अब क्या है यहाँ पर तो आपने नाव को अगर जरा सा भी आपने बल लगा दिया नाव पर, तो नाव क्या होगी, आगे पीछे हो जाएगी। तो अगर लड़के को आगे कूदना है तो उसे नाव पर बल लगाना पड़ेगा पीछे, और अगर नाव पे पीछे बल लगेगा तो नाव क्या होगी, पीछे हटेगी। और अगर नाव पीछे हटी तो हो सकता है लड़का जो यहाँ कूदना चाह रहा है वो यहाँ की जगह कहाँ कूद जाए, यहाँ कूद जाए, और उसका जो कूदना है वो सफल ना हो और वो पानी में गिर जाए, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये 4 लोग खड़े हुए। अब यहाँ पर मैं आप याद करिए पार्ट 1 में डेफिनेटली जब मैं बलों के प्रकार के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा हुआ था संतुलित और असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या था कि अगर कोई वस्तु पर जो नेट बल है वो 0 है तो वो अपनी स्थिति नहीं बदलती है। रस्साकसी का खेल चल रहा है, 2 टीमें हैं, आप उसको खींच रहे हो, जो रस्से को खींच रहे हो आप उस तरफ से, दूसरी टीम में मैं हूं, मैं खींच रहा हूं, और रस्सा फाइनली दोनों लोग समान बल लगा रहे हैं तो रस्सा कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जिन वस्तुओं पर संतुलित बल लगता है वो अपनी स्थिति नहीं बदलती, स्थिति नहीं बदलती इसका मतलब अगर वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेंगी, ठीक है, मतलब ये भी बात है। हाँ, अगर आपने एक फुटबॉल को मारा है तो उस पर पीछे की ओर अगर फ्रिक्शन ना लगे, एयर का अगर उस पर फ्रिक्शन ना लगे, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि जो फुटबॉल है वो लगातार गति करता रहेगा, ठीक है। अब लगातार गति करता रहेगा। अच्छा लेकिन ये जो लड़के हैं वो तो जमीन पर खड़े हैं, तो इसी वजह से अगर ये फोर्स जो है वस्तु पर, जो आप जमीन है इस पर नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो अर्थ भी इन पर क्या कर रही होगी, इनके ही वेट के बराबर जो बल है वो ऊपर की ओर लगा रही होगी। अगर इनका जो वेट है वो 50 किलोग्राम भार है या 500 न्यूटन है, ठीक है, अगर सही से कैलकुलेशन करोगे तो 490 न्यूटन है, 490 न्यूटन है, ओके। तो पृथ्वी भी इन पर क्या कर रही होगी, 490 न्यूटन बल ऊपर की ओर लगा रही होगी, ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में सारी जो गति के नियम है वो समझ में आए होंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप देखिए ये एग्जाम्पल जो है जाने से पहले, ये एग्जाम्पल जो है ये भी उसी चीज से रिलेटेड है जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था उस लड़के का, ठीक है। तो अब देखो ये लड़की जंप करने के लिए इसको पुश करती है तो ये फाइनली नाव नीचे चली जाती है, और लड़की जंप करके कहाँ चली जाती है, वो दूसरे नाव पर चली जाती है, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ माय वीडियो लेक्चर or the links of my all videos, so you can visit on my channel sir_ab, okay, this is my telegram channel sir_ab. So thanks for listening, as always god bless you all, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए।